हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से अंकित सर के द्वारा कराया गया यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीत सीरीज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुनकर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, वर्णमाला किसे कहेंगे? सही उत्तर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। हाँ, और इसी से जुड़ा है हमारा अगला बुनियादी कंसेप्ट। बिल्कुल। प्रश्न 2, भाषा की मूल इकाई। सही उत्तर है ध्वनि। देखिए, ईंटों वाला उदाहरण सच में बहुत ही साधारण है, उसे भूल जाना ही बेहतर है। इसके बजाय वर्णमाला को ध्वनियों की एक पीरियोडिक टेबल की तरह देखा जाना चाहिए। पीरियोडिक टेबल? अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, ध्वनि हवा में गूंजती है। ये एक भौतिक कंपन या अमूर्त हवा का दबाव है। जब हम कुछ बोलते हैं तो हवा में जो तरंगे पैदा होती हैं वे ध्वनि है। तो मतलब जो हम सुन रहे हैं वो ध्वनि है, लेकिन इसे कागज पर कैसे उतारा जाए, ये हमारा अगला सवाल है। प्रश्न 3, वर्ण किसे कहते हैं? सही उत्तर है भाषा की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई को। बिल्कुल, और इसी से तय होते हैं इसके प्रकार। हाँ। प्रश्न 4, वर्णों के कितने भेद हैं? सही उत्तर है 2, स्वर और व्यंजन। ठीक। इसी बिंदु पर हमारे प्राचीन विद्वानों ने कमाल किया था। उन्होंने उस अमूर्त ध्वनि को पकड़ने और एक निश्चित नियम के तहत कागज पर बांधने का जो तरीका खोजा, वही वर्ण है। मतलब हवा को कागज पर उतार दिया। हाँ, एकदम। ये कोई बेतरतीब भीड़ नहीं है, बल्कि ध्वनियों के कंपन, हवा के दबाव और जीभ की स्थिति पर आधारित एक लॉजिकल अनुक्रम है। और इस पीरियोडिक टेबल के 2 ही मुख्य स्तंभ हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। मुझे स्वर हमेशा से उन स्वतंत्र कलाकारों की तरह लगते हैं जिन्हें अपना प्रदर्शन करने के लिए किसी भी बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत नहीं होती। ये एनालॉजी ईंटों वाली एनालॉजी से बहुत बेहतर है। शुक्रिया। चलिए इसी बात पर अगला सवाल लेते हैं। प्रश्न पॉइंट 5, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? सही उत्तर है ई, उ, ए, ओ, औ। और इनका जो मुख्य गुण है वो अगले सवाल में स्पष्ट होता है। हाँ। प्रश्न 6, स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? सही उत्तर है स्वतंत्र रूप से। लेकिन यहाँ एक सवाल है, स्वतंत्र रूप से उच्चारण होने का वैज्ञानिक अर्थ क्या है? मतलब क्या फेफड़ों से निकलने वाली हवा का इसमें कोई रोल है? बिल्कुल है। जब हम स्वतंत्र कहते हैं तो इसका सीधा संबंध हमारी अनाटमी से है। स्वरों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा गले या मुंह में कहीं भी किसी भी तरह के घर्षण या रुकावट का सामना नहीं करती। अच्छा, मतलब हवा एकदम सीधे में बाहर आती है? हाँ, वो सीधे बाहर आती है। और चूंकि हवा बिना रुके आ रही है, तो इसे नापने का एकमात्र तरीका ये बचता है कि वो कितने समय तक बाहर आ रही है। यहीं से स्वरों का एक पूरा गणित तैयार होता है। समय मापने का गणित, ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है। चलिए इस गणित को हमारे अगले प्रश्नों में देखते हैं। प्रश्न 7, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और इन तीनों का समय अलग अलग होता है। जी। प्रश्न 9, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे या 3 गुना समय लगता है। सही उत्तर है प्लुत स्वर। और जो 2 मात्रा वाला है वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 9, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है गुरु स्वर। ये जो मात्रा का कंसेप्ट है ना, ये केवल परीक्षा में पास होने का नियम नहीं है, बल्कि ये समय मापने की एक बेहद सटीक इकाई है। कैसे? थोड़ा और समझाइए। प्राचीन काल में वेद मंत्रों को बिना किसी विकृति के हजारों सालों तक मौखिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए ये गणित बनाया गया था। एक मात्रा का मतलब था एक पलक झपकने में लगने वाला समय। ओहो, मतलब पलक झपकना एक मानक इकाई थी। हाँ, ह्रस्व स्वर में जैसे अ या ई, इसमें एक मात्रा का समय लगता है। गुरु या दीर्घ स्वर में जैसे आ या ई, इसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। और ये जो तीसरा है प्लुत स्वर, जिसमें 3 गुना समय लगता है, इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम है? प्लुत का वास्तविक जीवन में उपयोग बहुत ही रोचक है। जब कोई दूर खड़ा हो और उसे पुकारना हो, जैसे राम, या ध्यान करते समय ओम का लंबा उच्चारण करना हो, तब ये इस्तेमाल होता है। अरे हाँ, हम अनजाने में रोज करते हैं ऐसा। बिल्कुल। ये संगीत के रियाज की तरह है, जहां लय
इस बात पर निर्भर करती है कि हवा का प्रवाह कितनी देर तक बिना टूटे चलता है। ये तो एकदम स्पष्ट हो गया। लेकिन वर्णमाला में हमेशा कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो नियम तोड़ते हैं। एक तरफ हमारे पास स्वतंत्र स्वर हैं, दूसरी तरफ व्यंजनों की फौज है। तो फिर ये बीच की कड़ियां कहां से आ गईं? बीच की कड़ियां? आप किन की बात कर रहे हैं? मेरा इशारा उन वर्णों की तरफ है जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठते। प्रश्न 10, जो ध्वनियां ना स्वर हैं ना व्यंजन, इन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर है अयोगवाह। आखिर इन विद्रोहियों की जरूरत ही क्या थी? व्याकरण की दुनिया में अयोगवाह, जैसे और आहा, सच में वो विद्रोही हैं जो किसी भी एक खेमे में पूरी तरह नहीं आते। मतलब ये स्वर भी हैं और व्यंजन भी? कह सकते हैं। अयोगवाह के योग से अर्थ वहन करने वाले ये वर्ण स्वरों के साथ लिखे तो जाते हैं, लेकिन इनका उच्चारण व्यंजनों जैसा होता है। भाषा को सूक्ष्म और स्पष्ट बनाने के लिए इन बीच की ध्वनियों की सख्त जरूरत थी। तो अगर हम इन विद्रोहियों को हटा दें तो हमारे पास कितने शुद्ध स्वर बचते हैं? प्रश्न 11, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सही उत्तर है 11। हाँ, अयोगवाह को हटाकर 11 ही बचते हैं। और इनके निर्माण के बारे में अगला सवाल है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? सही उत्तर है ऊ। बिल्कुल, ऊ संयुक्त नहीं है। प्रश्न 13, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो मुख्य भेद कौन से हैं? सही उत्तर है मूल स्वर और संधि स्वर। और इन मूल स्वरों की संख्या बहुत कम है। हाँ। प्रश्न 14, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? सही उत्तर है 4। अ, ई, उ, री। ये 4 ह्रस्व स्वर ही वो बीज हैं जिनसे बाकी की पूरी वर्णमाला पनपती है। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर ये 4 बीज हैं तो बाकी के स्वर कैसे बन रहे हैं? प्रश्न 15, दीर्घ स्वर गुरु स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्णों को किन 2 उपभेदों में बांटा जाता है? सही उत्तर है सजातीय और विजातीय। संयुक्त। और इसी विजातीय मेल से संयुक्त स्वर बनते हैं। हाँ। प्रश्न 16, संयुक्त स्वर ए, ओ का निर्माण किन स्वरों के मेल से होता है? सही उत्तर है अ प्लस ई, अ प्लस ए, अ प्लस ओ, अ प्लस ओ। मुझे ये पूरी प्रक्रिया ना एकदम रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के फॉर्मूले जैसी लग रही है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत सटीक है। मतलब जैसे 2 अलग-अलग केमिकल्स को मिलाकर कोई नया रिएक्शन हो रहा हो। ये तुलना बहुत शानदार है। संयुक्त स्वरों का बनना सच में अकूस्टिक्स और एनाटॉमी की केमिस्ट्री ही है। जब हम अ बोलते हैं तो आवाज कंठ या गले के निचले हिस्से से आती है, और जब ई बोलते हैं तो जीभ तालू के पास जाती है। तो जब दोनों को मिलाते हैं, अगर कोई बिना रुके अ से ई की तरफ जाए, लगातार अ, ई, ए बोलकर देखे तो उसे महसूस होगा कि ध्वनि अपने आप ए में बदल जाती है। अरे हाँ, ये तो सच में होता है। ये नीले और पीले रंग को मिलाकर हरा रंग बनाने जैसा प्राकृतिक विज्ञान है। तो ये सिर्फ कागजी नियम नहीं है, बल्कि हमारे मुंह के अंदर जो जिम्नास्टिक्स चल रही है उसका सीधा परिणाम है। मुंह को अगर एक भव्य स्टेज मान लिया जाए तो हमारी जीभ यकीनन उस स्टेज की मुख्य डांसर है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो दुनिया की कोई भी भाषा जीभ के इस सूक्ष्म मूवमेंट के बिना अस्तित्व में ही नहीं आ सकती। मतलब जीभ का रोल सबसे अहम है। बिल्कुल, ये एक बेहद लचीली मांसपेशी है जो हमारे वोकल ट्रैक्ट के अलग अलग हिस्सों में जाकर हवा की लहरों को आकार देती है। चलिए, इस जीभ के डांस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। प्रश्न 17, जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर कौन से हैं? सही उत्तर है ई, ए। और फिर आता है जीभ का बीच का हिस्सा। हाँ। प्रश्न 18, जीभ के प्रयोग के आधार पर मध्य स्वर किसे कहा जाता है? सही उत्तर है अ। और अंत में जीभ का पिछला हिस्सा। प्रश्न 19, जीभ के प्रयोग के आधार पर पश्च स्वर का समूह कौन सा है? सही उत्तर है आ, उ, ओ। इस वर्गीकरण की गहराई पर गौर करना चाहिए। जब अग्र स्वर जैसे ई या ई का उच्चारण होता है तो जीभ का आगे का हिस्सा सक्रिय होकर ऊपर की तरफ उठता है। हाँ, अगर कोई अभी मुंह खोलकर ई बोलने की कोशिश करे तो वो साफ महसूस करेगा। बिल्कुल महसूस होगा कि जीभ आगे से कैसे तन जाती है। और मध्य स्वर यानी अ के समय जीभ अपनी एकदम प्राकृतिक और आराम की स्थिति में रहती है, मानो स्टेज के बीचों बीच आराम से खड़ी हो। सही कहा। और पश्च स्वर में वो पीछे गले की तरफ खिंच जाती है। ये तो हुई जीभ की बात,
लेकिन ये मुंह का स्टेज खुलता कितना है, ये भी तो आवाज बदलता होगा। हाँ, 100% बदलता है। मुझे हमेशा ये बहुत मजेदार लगता है कि जब हम आ बोलते हैं तो मुंह इतना ज्यादा खुल जाता है जैसे किसी डेंटिस्ट के सामने बैठे और वो दांत चेक कर रहा हो। हाँ, ये विजुअल एकदम परफेक्ट है। लेकिन ई बोलते समय तो मुंह लगभग बंद रहता है। प्रश्न 20, इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? सही उत्तर है ई। और वो डेंटिस्ट वाला जो उदाहरण है वो अगले सवाल में है। एकदम। प्रश्न 21, मुख द्वार के खुलने के आधार पर विवृत स्वर कौन सा है? सही उत्तर है आ। डेंटिस्ट वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक विजुअल देता है। इसी मुंह के खुलने की मात्रा को भाषा विज्ञान में संवृत यानी बंद या संकरा और विवृत यानी खुला हुआ कहा गया है। तो आ के समय मुंह सबसे ज्यादा खुलता है? हाँ, जब मुंह ज्यादा खुलता है तो हवा को गूंजने के लिए एक बड़ी खाली जगह मिलती है, जिससे आ जैसी भारी ध्वनि पैदा होती है। और क्या इसके बीच के भी कुछ स्तर हैं? मतलब आधा खुला या आधा बंद? बिल्कुल है। प्रश्न 22, अर्धविवृत स्वर समूह की पहचान करें। सही उत्तर है अ, ए, ओ। और आधा बंद वाला समूह भी है। हाँ जी। प्रश्न 23, अर्धसंवृत स्वर कौन से हैं? सही उत्तर है ए, ओ। बिल्कुल, अर्धसंवृत में मुंह आधा बंद रहता है और अर्धविवृत में आधा खुला। ये तो बहुत बारीक अंतर है। ये एकदम बंद से लेकर एकदम खुले मुंह तक का एक पूरा स्पेक्ट्रम है। हजारों साल पहले बिना किसी एक्सरे या एमआरआई मशीन के हमारे पूर्वजों ने मुंह के अंदर की इस एनाटॉमी को इतनी बारीकी से समझ लिया था। ये सचमुच हैरान करने वाला है। और बात सिर्फ जबड़े या जीभ की नहीं है। आज की जनरेशन जो हर सेल्फी से पहले पाउट बनाती है ना, उन्हें शायद ये पता भी नहीं होगा कि वे अनजाने में प्राचीन ध्वनि विज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं। पाउट वाला मजाक तो ठीक है। अरे रुकिए, पहले सवाल पढ़ लेते हैं फिर विज्ञान पर आते हैं। प्रश्न 24, ओष्ठीय दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर है ऊ। और होठों के गोल होने वाले स्वर? हाँ। प्रश्न 25, ओष्ठों की आकृति के आधार पर वृत्तमुखी स्वर कौन से हैं? सही उत्तर है ऊ, ओ, औ। और जो गोल नहीं है? प्रश्न 26, अवृत्तमुखी स्वर समूह कौन सा है? सही उत्तर है अ, आ, ए, ई, ए, आए। तो अब बताइए, क्या होठों का गोल होना सिर्फ एक आकृति है या इसके पीछे भी कोई विज्ञान है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सिर्फ चेहरे का भाव नहीं है। होठों को गोल करने का सीधा संबंध एक रेजोनेंस चेम्बर या गूंजने की जगह बनाने से है। गूंजने की जगह मतलब जैसे गिटार का डब्बा होता है? हाँ, कुछ वैसा ही। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी छोटे बाथरूम में गाना गाना और किसी बड़े खाली हॉल में गाना। बाथरूम सिंगर वाली बात। हाँ, जब होठ गोल होकर आगे आते हैं तो मुंह के आगे एक छोटा सा अतिरिक्त बाथरूम या चेम्बर बन जाता है, जो हवा की लहरों की फ्रीक्वेंसी को पूरी तरह बदलकर ध्वनि को एक नया आकार दे देता है। और अवृत्तमुखी स्वरों में क्या होता है? अवृत्तमुखी स्वरों में होठ फैल जाते हैं। जैसे ई बोलते समय एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जिससे वो गूंज खत्म हो जाती है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब हम नाक और मुंह की जुगलबंदी पर आते हैं तो चंद्रबिंदु और बिंदु को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? बचपन में डिक्टेशन लिखते समय ये सबसे बड़ी चुनौती होती थी कि कहाँ बिंदी लगेगी और कहाँ चंद्रबिंदु। हाँ, ये तो हम सबके साथ हुआ है। चलिए पहले सवाल देख लेते हैं। प्रश्न 27, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? सही उत्तर है नाक और मुंह। और दूसरा जो बिना नाक के बोला जाता है? प्रश्न 28, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं? सही उत्तर है निरुनुनासिक स्वर। इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। हाँ। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? सही उत्तर है बांध, सांस। और अब सबसे जरूरी सवाल, जो अंतर स्पष्ट करता है। बिल्कुल। प्रश्न 30, अनुनासिक, चंद्रबिंदु और अनुस्वार में मुख्य अंतर क्या है? सही उत्तर है अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तो डिक्टेशन वाली चुनौती का हल क्या है? डिक्टेशन वाला कंफ्यूजन इसलिए होता है ना, क्योंकि हम ध्वनि के तंत्र को समझे बिना सिर्फ नियमों को रटने की कोशिश करते हैं। तो इसे कैसे समझें? इसे एक बांसुरी की तरह देखा जाना चाहिए। निरुनुनासिक स्वर में हवा सिर्फ मुंह के रास्ते बाहर आती है, लेकिन जब हम अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह के पिछले हिस्से का सॉफ्ट पैलेट या कोमल तालु थोड़ा नीचे खिसक जाता है। इसका मतलब हवा का रास्ता दो हिस्सों में बढ़ जाता है। बिल्कुल, हवा एक साथ मुंह और नाक दोनों रास्तों से बाहर निकलती है।
ये बांसुरी के 2 छेदों से एक साथ हवा निकलने जैसा है, जो एक बहुत ही गहरी और गूंजती हुई ध्वनि पैदा करता है। बात सच। हाँ, अगर कोई अभी सांस या बांध बोलते समय ध्यान दे तो उसे नाक और मुंह दोनों जगह एक कंपन महसूस होगा। वहीं अनुस्वार में ये प्रवाह अलग तरीके से काम करता है। ये बांसुरी वाला एनालॉजी बहुत ही जबरदस्त है। अब हम अपनी इस गहन चर्चा के अंतिम चरण में हैं, जहां कुछ छुपे हुए नियम और विदेशी प्रभाव सामने आते हैं। प्रश्न 31। आगत स्वर अ का प्रयोग किस भाषा के शब्दों में होता है? सही उत्तर है अंग्रेजी। और अब वो स्वर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है पर दिखता नहीं। प्रश्न 3.32। किस स्वर की अपनी कोई लिखित मात्रा नहीं होती? सही उत्तर है अ। मैं यहां रुककर पूछना चाहूंगा, ये 32वां प्रश्न एक बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं लगता? कैसे? अगर अ की अपनी कोई मात्रा ही नहीं दिखती तो वह वर्णमाला में कर क्या रहा है? ये अदृश्य सुपर हीरो क्यों बना हुआ है? वह अदृश्य इसलिए है क्योंकि वो हर व्यंजन का इंजन है। अगर किसी को क बोलना है तो बिना अ की सहायता के वो सिर्फ गले में अटका हुआ एक आधा अधूरा क मतलब हलंत के साथ रह जाएगा। मतलब वो बाहर ही नहीं आएगा। हाँ, वो बाहर निकल ही नहीं सकता। अ की ध्वनि व्यंजनों को वो धक्का देती है जिससे वे मुंह से बाहर आ सकें। और रही बात 31वें प्रश्न की, अ वाले स्वर की? और जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ये साबित करता है कि भाषा कोई ठहरा हुआ तालाब नहीं बल्कि एक बहती हुई नदी है। जब अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ा तो हमारे वोकल ट्रैक्ट ने उस नई ध्वनि को भी अपने सिस्टम में शामिल कर लिया। चलिए बाकी बचे सवालों को भी तेजी से कवर करते हैं। प्रश्न 33। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? सही उत्तर है विवृत स्वर। क्योंकि विवृत मुंह खुलने के आधार पर होता है, जीभ के आधार पर नहीं। बिल्कुल। प्रश्न 34। वर्णमाला के पंचमाक्षर का स्थान जब अंग ले लेता है तो उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है अनुस्वार। और अब एक ऐसा वर्ण जो स्वर और व्यंजन के बीच का है। हाँ। प्रश्न 35। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है? सही उत्तर है य। और अगला सवाल ऊ के वर्गीकरण का है। प्रश्न 36। भाषा की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? सही उत्तर है पश्च समृद्ध। और आखिरी सवाल बुनियादी स्वरों का है। जी। प्रश्न 37। ह्रस्व स्वर का उदाहरण है? सही उत्तर है अ, ई, उ, री। तो यहां हमारे सवाल पूरे होते हैं। ये अंतिम प्रश्न इस पूरी संरचना की पुष्टि करते हैं। 35वें प्रश्न में अर्धस्वर य को देखिए। ये स्वरों और व्यंजनों के बीच का एक अद्भुत पुल है। ऊते से ये तो व्यंजन होता है ना? य का उच्चारण ई और अ के बहुत तेजी से मिलने से होता है, ई अ य। वहीं पंचमाक्षर का अनुस्वार में बदल जाना भाषा को अधिक तेज और सुविधाजनक बनाने का एक वैज्ञानिक तरीका है। ये यात्रा वाकई में आंखें खोलने वाली रही। आज यह स्पष्ट हो गया कि हम जिसे सिर्फ कागज पर छपे अक्षर समझते थे, वो असल में हमारे शरीर के अंदर चलने वाली एक बेहद जटिल भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज हमने देखा कि कैसे हमारी जीभ, होंठ, तालु और श्वास मिलकर एक बेहद परिष्कृत जैविक सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। आज के इस दौर में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स को मानवीय भाषा बोलना सिखा रहे हैं, तो क्या वे कभी उस प्राकृतिक शारीरिक और जैविक सूक्ष्मता को पूरी तरह से महसूस या रेप्लिकेट कर पाएंगे जो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले इन स्वरों के वर्गीकरण में पिरोई थी? यह सोचने वाली बात है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।